आज से हम हमारे अगले चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का रिवीजन शुरू करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप रोज के 3 प्रश्नों को याद करके उनको लिख रहे होंगे। आज के चैप्टर 4 में हमारा पहला प्रश्न है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। पहले हम ये समझ लें, हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि रासायनिक बलगतिकी है क्या, इसके प्रश्नों को करने में हमें मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कम समय लगाते हुए कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी रासायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं कि वो किस दर से संपन्न हुई, उसकी क्रियाविधि क्या थी। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है ये भी हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं तीव्रगामी अभिक्रियाएं। तीव्रगामी अभिक्रियाएं मतलब वे अभिक्रियाएं को संपन्न होने में 1 पिको सेकेंड मतलब 10⁻12 सेकेंड से भी कम समय में जो संपन्न हो जाती हैं, वो अभिक्रियाएं तीव्रगामी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपने बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को मिलाया, BaSO4 का अवक्षेप आपको मिलाते ही तुरंत मिल गया। तो ये अभिक्रियाएं जो 1 पिको सेकेंड से भी, 1 पिको सेकेंड, पिको मतलब 10⁻12 सेकेंड को हम 1 पिको सेकेंड कहेंगे। तो जो 1 पिको सेकेंड से भी कम समय में संपन्न होती हैं वो अभिक्रियाएं तीव्रगामी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी होती है मंदगामी अभिक्रियाएं। मंदगामी नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत धीमी गति से चलना। यदि मुझे लोहे के एक टुकड़े पर जंग लगाना है, मैं अभी लोहे को पानी में भिगोऊं और ऑक्सीजन, हवा वगैरह सब दे दूं, तुरंत जंग लग जाए, ये संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है, उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? मंदगामी अभिक्रियाएं। तो जो रासायनिक बलगतिकी है वो ना तो इन तीव्रगामी अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है, ना ही इन मंदगामी अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है, बल्कि एक मध्यम गति से चलने वाली जो मध्यगामी अभिक्रियाएं हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक मध्यम दर से, सामान्य दर से संपन्न होती हैं, उनकी क्रियाविधि और दर का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है वो रासायनिक बलगतिकी है। तो रासायनिक बलगतिकी किन अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है? ना तो वो तीव्रगामी का करती है, ना ही वो मंदगामी का करती है, बल्कि वो कैसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है? एक मध्यम वेग से चलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है। तो उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी आपके चैप्टर के नेम की कि रासायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: तीव्रगामी, मंदगामी, मध्यगामी। सामान्य दर से चलने वाली अभिक्रियाओं को हम मध्यगामी कहते हैं। तो जो बलगतिकी है, ना तो वो तीव्रगामी अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है, ना मंदगामी का करती है, बल्कि मध्यम गति से चलने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है। अब हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, इसकी इकाई बताइए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? इकाई समय अंतराल में। इकाई समय अंतराल मतलब आप एक निर्धारित इकाई समय, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, जो भी ले लें, इकाई समय अंतराल में देखिए क्रिया क्या है। तो क्रिया है क्रियाकारकों का आपस में क्रिया करके उत्पाद जब बनता है, क्रियाकारक आपस में क्रिया करें और उत्पाद बनाएं, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। तो इकाई समय अंतराल में क्रियाकारकों या उत्पाद को हम क्रियाफल भी कहते हैं, है ना। तो आप क्रियाकारक क्रियाफल भी बोल सकते हैं। इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर। सांद्रण में परिवर्तन। इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। यदि हम क्रियाकारक की दृष्टि से देखेंगे, मान लीजिए आपकी अभिक्रिया थी जिसमें A+B क्रिया करके C और D बना रहे थे, तो समय के साथ साथ तो A और B की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी, जबकि C और D की मात्रा बढ़ेगी।
अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसलिए जब भी क्रियाकारक की दृष्टि से हम अभिक्रिया की दर को देखते हैं तो क्रियाकारक की दृष्टि से अभिक्रिया की दर हमेशा ऋणात्मक और क्रियाफल की दृष्टि से अभिक्रिया की दर हमेशा धनात्मक होती है। अभिक्रिया की दर को R से दर्शाते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर होता है क्या? क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन। कब के सांद्रण में परिवर्तन? कब परिवर्तन? इकाई समय अंतराल में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? समय। क्रियाकारक या क्रियाफल दोनों में से कोई एक को हम ले लें, क्रियाकारक को ले लें या क्रियाफल के सांद्रण में कितने का परिवर्तन हुआ और उस कितने समय में हुआ, यदि हमने ये बता दिया तो हमने अभिक्रिया की दर बता दी। अभिक्रिया की दर में आपको ये याद रखना है, क्रियाकारक की दृष्टि से अभिक्रिया की दर ऋणात्मक और क्रियाफल की दृष्टि से लेंगे तो अभिक्रिया की दर धनात्मक होगी, क्योंकि समय के साथ साथ क्रियाकारक की मात्रा कम और क्रियाफल की मात्रा बढ़ती जाती है। अब देखिए, चाहे हम यहाँ क्रियाकारक लें चाहे हम क्रियाफल लें, उनका क्या ले रहे हैं? ऊपर सांद्रण ले रहे हैं, सांद्रण में परिवर्तन ले रहे हैं। तो यदि हम इसकी इकाई निकालेंगे कि अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है, तो ऊपर हमने ली है सांद्रता, कितने मोल का परिवर्तन हुआ, और नीचे हमने लिया है समय। सांद्रता की इकाई हम जानते हैं, सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और समय की इकाई होती है सेकेंड। इसलिए अभिक्रिया के दर की इकाई R की इकाई क्या आएगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका पहला प्रश्न था कि अभिक्रिया की दर क्या है, इसकी इकाई बताइए। तो सबसे पहले आप अभिक्रिया में याद रखिए, अभिक्रिया मतलब जिसमें क्रियाकारक क्रियाफल में बदल रहे हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई नया पदार्थ बनता है तो इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को R से दर्शाते हैं। R बराबर क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय होता है। यदि हम इसकी इकाई की बात करें तो ऊपर हम सांद्रण ले रहे हैं, नीचे समय। सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है और समय की इकाई सेकेंड, इसलिए इसकी इकाई हो जाती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए मैं आपको अभिक्रिया की दर लिखने को कहती हूँ कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो हमने क्या कहा है? क्रियाकारक के सांद्रण में परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं। A के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय, या मैं बोलूँ B के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय, या बोलूँ C के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय, या D के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय। ये सभी किसको दर्शाएंगे? अभिक्रिया की दर को। लेकिन लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है, यदि ये क्रियाकारक है तो क्रियाकारक की दृष्टि से अभिक्रिया की दर क्या होगी? ऋणात्मक। जब भी क्रियाकारक से बताएंगे तो आगे ऋण का चिन्ह, और यदि क्रियाफल से बता रहे हैं तो आगे क्या लगाना है? धन का चिन्ह। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी याद करेंगे। आंसर वही PDF का लिंक आपको दिया जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए इस चैप्टर का। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से किन किन पर एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभिक्रिया की दर हमने पढ़ ली, क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं, लेकिन कब? इकाई समय अंतराल में। अब अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? जैसे कौन कौन से कारक हैं जो आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं? तो मन का ना लगना, मोबाइल का मिल जाना, विद्यालयों में नॉर्मल क्लासेस का ना होना, या ऐसे बच्चों से दोस्ती हो जाना जो जब दोस्त यदि पढ़ने वाला मिल जाए तो बच्चा पढ़ने लगता है, और यदि दोस्त ऐसा मिल जाए जिसका घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो आप भी घूमने फिरने वाले हो जाते हैं। तो ये वो कारक हैं जो आपकी पढ़ाई को प्रभावित करते हैं। या आपकी पढ़ाई की यदि विद्यालय में मेहनत अच्छे से क्लासेस लग रही हैं और नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहती है। टीचर स्ट्रिक्ट हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहती है। यदि आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। तो ये कारक पढ़ाई को बढ़ा भी सकते हैं और यही आपकी पढ़ाई को घटा भी सकते हैं। उसी तरह हम आज देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा। क्लियर है? तो इन कारकों में सबसे पहले तो आप
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको नोट कर लीजिए और इन पॉइंट्स को याद कीजिए कि क्रियाकारकों का सांद्रण, क्रियाकारकों की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति, पृष्ठ का क्षेत्रफल और विकिरणों का प्रभाव। अब इन पॉइंट्स को एक एक को मैं आपको समझाऊंगी, तो पहले वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। क्रियाकारकों का सांद्रण, क्रियाकारकों की प्रकृति, ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति, पृष्ठ का क्षेत्रफल, विकिरणों का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो देखिए क्रियाकारकों का सांद्रण। अब क्रियाकारक मतलब जो क्रिया में भाग लेने जा रहे हैं, ए और बी क्रिया करके सी और डी बना रहे हैं, तो ये हमारे क्रियाकारक हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सांद्रण मतलब उनकी संख्या, कितने मोल प्रति लीटर, कितने ए उपस्थित हैं। एक छोटा सा उदाहरण यदि हम समझें कि एक फैक्ट्री में 10 घंटे काम हो रहा है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों की संख्या 8 है, लेकिन वही दूसरी फैक्ट्री है जिसमें काम तो 10 घंटे हो रहा है लेकिन काम करने वाले वर्करों की संख्या 80 है। किसमें ज़्यादा काम होगा? तो जाहिर सी बात है आप तुरंत बोलेंगे जिसमें वर्कर 80 हैं। तो उसी तरह किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारकों का सांद्रण उनकी संख्या, मोल प्रति लीटर को हम सांद्रण कहते हैं कि एक लीटर में कितने मोल हैं। तो सांद्रण जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी? अधिक। तो अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के सांद्रण के क्या होती है? समानुपाती। जैसे जैसे हम क्रियाकारकों का सांद्रण बढ़ाते जाते हैं अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा है क्रियाकारकों की प्रकृति। अब क्रियाकारक कैसे हैं? देखिए जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, मान लीजिए ए और बी में क्रिया संपन्न होकर सी और डी बन रहे हैं, तो इस क्रिया से पहले ए के बीच के बंध टूटते हैं, बी के बीच के बंध टूटते हैं और फिर ये ए बी आपस में क्रिया करके सी और डी बनाते हैं। यदि ये बंध मजबूत हैं, ए और बी क्रियाकारकों के मध्य स्थित बंध प्रबल हैं, तो उन्हें तोड़ने में समय क्या लगेगा? अधिक। ऊर्जा क्या लगेगी? अधिक। तो यदि क्रियाकारकों की प्रकृति क्रियाकारकों की प्रकृति अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करती है? तो यदि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के मध्य बंध प्रबल होता है तो समय उतना अधिक लगता है और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब क्रियाकारकों के मध्य प्रबल बंध होने पर अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि प्रबल बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा और समय अधिक देना पड़ेगा। कि क्रियाकारकों की प्रकृति अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालती है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध स्थापित होते हैं। यदि पुराने बंध प्रबल हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होगी। और यदि पुराने बंध दुर्बल हैं तो अभिक्रिया की दर अधिक हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तोड़ने में समय कम लगेगा। तो ये दूसरा पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सांद्रण जितना ज़्यादा होगा दर उतनी ज़्यादा होगी। बंधन जितना प्रबल होगा अभिक्रिया की दर उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं ताप का प्रभाव। तो सामान्य तौर पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलती है। और ये देखा गया कि यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए, सामान्य तौर पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं को ताप देने पर कौन सी ऊर्जा मिल जाती है? गतिज ऊर्जा मिलती है। अणु आपस में शीघ्रता से टकराते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये देखा गया कि यदि अभिक्रिया के दर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो जिस दर से वो संपन्न हो रही थी दर उससे दुगनी या तिगुनी हो जाती है। तो तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ सकती है। क्लियर है? तो ये तीसरा पॉइंट था। देखिए पहला था क्रियाकारकों का सांद्रण। क्रियाकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये दूसरा है क्रियाकारकों की प्रकृति। यदि क्रियाकारकों के मध्य बंध क्या है? प्रबल हैं, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि बंधों को तोड़ने में ऊर्जा और समय अधिक लगेगा। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? 2 से 3 गुना हो जाती है। अब उसके बाद हम बात करें उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक जस्ट लाइक योर फ्रेंड,
यदि आपका दोस्त पढ़ने लिखने वाला है तो आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी। यदि दोस्त घूमने फिरने वाला है, मौज मस्ती वाला है, तो आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी। उसी तरह उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जो धनात्मक उत्प्रेरक हैं ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि जो ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं ये अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। क्लियर है? तो डिपेंड करेगा कि हमने उत्प्रेरक उसमें कैसा मिलाया है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता है। अगली बात है पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। मैंने आपको गुड़ का एक बड़ा सा टिकला दिया, उसे आपको घोलना है। वहीं उसी गुड़ को चूरा चूरा करके आपको दिया, उसे घोलना है। तो घुलने की दर किस में ज़्यादा होगी? जहाँ वो चूरा है। डिगले में क्षेत्रफल केवल हमें ये बाहर वाला मिल रहा है एरिया, जबकि चूरे में चारों ओर के बाहर का क्षेत्रफल मिल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो टीचर्स आपको जो मिश्रण या सॉल्ट देते हैं उसे पहले खरल में कूट लेते हैं। कूटकर बारीक चूर्ण करने पर क्या बढ़ जाता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। तो ये भी समानुपाती है। नेक्स्ट है विकिरणों का प्रभाव। विकिरणें केवल कौन सी अभिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश से संपन्न होती हैं, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आपसे कई बार एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो एक तरंग धैर्य वाले प्रकाश द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे आप जानते हैं ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो विशेष तरंग धैर्य की विकिरणें जब उस पर पड़ती हैं तभी वो क्रिया संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के विकिरणों द्वारा संपन्न होती हैं उन्हें हम कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं विकिरणें केवल किन पर प्रभाव डालती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं और ये अभिक्रियाएं एक विशेष निश्चित तरंग धैर्य वाले प्रकाश से संपन्न होती हैं। दाब का प्रभाव, तो जिस तरह ये केवल प्रकाशीय अभिक्रियाओं को प्रेरित करेगा उसी तरह दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ेगा। ठोस या द्रवों पर होने वाली क्रियाओं पर दाब का उतना महत्व नहीं होता। तो गैसीय अभिक्रियाओं पर प्रभाव डालता है। दाब बढ़ाने पर, जब भी आप मान लीजिए इस पात्र में आपने कुछ लिया था, गैस ली थी, आपने दाब बढ़ाया, आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हुआ तो अणु एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे। तो दाब बढ़ाने पर अणुओं की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होता है? बढ़ जाती है। तो आपको ये 5-7 पॉइंट याद रखने हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्रियाकारकों का सांद्रण, क्रियाकारकों की प्रकृति, ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति, पृष्ठ का क्षेत्रफल, विकिरणों का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो इन पॉइंट्स को याद कीजिए। आंसर का लिंक, आंसर के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कीजिए। दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर क्या है बताते हुए दर स्थिरांक के लक्षण बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक क्या है। तो मान लीजिए हमारी कोई अभिक्रिया है जिसमें A और B क्रिया करके C और D बनाते हैं। कक्षा 11वीं में आपने एक नियम पढ़ा है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? तो ये कहता है किसी भी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यहाँ हमें A का सक्रिय द्रव्यमान B के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी अभिक्रिया की दर। जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो अभिक्रिया की दर समानुपाती हटाने पर बराबर और स्थिरांक लगाते हैं। बराबर और स्थिरांक लगेगा, ये A और B हो जाएगा। यहाँ K एक स्थिरांक है जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक कहते हैं। यदि मैं A बराबर ले लूँ 1 मोल प्रति लीटर,
B का सांद्रण भी ले लूँ 1 मोल प्रति लीटर, ये दोनों 1-1 हो जाएं, तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाएगी? अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी K के। K क्या है? दर स्थिरांक। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में परिभाषा बनाने को बताई है। जिसे परिभाषित करना होता है पहले बोलते हैं, जिसके बराबर बड़ा छोटा है दूसरे नंबर पर, और जो स्थितियां हैं वो तीसरे नंबर पर। तो किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर के बराबर होती है यदि लिए गए क्रियाकारकों का सांद्रण इकाई हो। क्लियर है? किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है यदि लिए गए क्रियाकारकों का सांद्रण इकाई हो। तो ये आपके दर स्थिरांक की परिभाषा हो जाएगी। अब इस दर स्थिरांक के लक्षण क्या होते हैं? तो दर स्थिरांक के लक्षण हम देखें। सबसे पहली बात, दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर की माप होता है। इसका मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। दूसरी बात, एक निश्चित ताप पर इसका मान निश्चित होता है। ताप परिवर्तन से ये परिवर्तित हो जाता है। तीसरी बात, इसका मान कभी भी क्रियाकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता कि क्रियाकारक कितना है, क्योंकि हम दर स्थिरांक उसे तभी बोल रहे हैं जब सांद्रण इकाई हो गया। तो क्रियाकारकों के सांद्रण पर ये कभी भी निर्भर नहीं करता। चौथी बात कि इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। जिस कोटि की अभिक्रिया होगी उसी के अनुसार K की इकाई होगी। अभिक्रिया 0 कोटि की है तो इसकी इकाई अलग, प्रथम कोटि होने पर इकाई अलग होती है। 0 कोटि के लिए इसकी इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है और प्रथम कोटि के लिए इसकी इकाई सेकंड का इन्वर्स या समय का इन्वर्स होती है। तो इसकी इकाई क्या होगी ये किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो ये आपका आज तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि दर स्थिरांक क्या है। तो दर स्थिरांक आप क्या मानेंगे? एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें A और B क्रिया करके C और D बना रहे हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ये ब्रैकेट को सक्रिय द्रव्यमान पढ़ते हैं, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। R यहाँ अभिक्रिया की दर है। अभिक्रिया की दर समानुपाती हटाया तो बराबर और स्थिरांक लगाया। यहाँ इसी स्थिरांक को हम दर स्थिरांक कहते हैं। दोनों क्रियाकारकों का सांद्रण इकाई ले लिया तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर आ गई? दर स्थिरांक के। परिभाषा लिख देंगे कि किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है यदि लिए गए क्रियाकारकों का सांद्रण इकाई हो। इसके लक्षण करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है अभिक्रिया की दर का माप होता है। एक निश्चित ताप पर इसका मान निश्चित होता है, ताप परिवर्तन से ये बदल जाता है। दर स्थिरांक का मान कभी भी क्रियाकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, मतलब समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होता, और इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। स्टूडेंट, आई होप ये तीनों प्रश्न आज आप अच्छे से याद करेंगे। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्लीज़ लर्न, अच्छे से याद कीजिए और बेहतर परिणाम दीजिए।